कहानी की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन सू को दिखाने से होती है, जो कि एक विलेज गर्ल होती है और वो कभी भी कॉलेज नहीं गई होती है, लेकिन फिर भी उसे शहर के सबसे ज्यादा रिच पर्सन पेई ग्रुप के इकलौते वारिस मिस्टर पेई की पर्सनल असिस्टेंट बनने का मौका मिल जाता है। इसीलिए जब वो अपना काम करने के लिए विला पहुंचती है, तब सभी नौकर उसे अजीब तरीके से घूरने लगते हैं। ये देखकर उसे ऑकवर्ड लग रहा होता है। तभी वो नोटिस करती है कि विला के आजू बाजू में बहुत सारी कैट्स हैं। उसे ये देखकर थोड़ा डर लग रहा होता है, इसलिए वो तुरंत ही इसके बारे में बटलर से पूछ लेती है। बटलर बताता है कि मिस्टर पेई को कैट्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए यहाँ पे इतनी सारी कैट्स दिखाई दे रही हैं। इसके बाद बटलर सू को अंदर लेकर जाता है, जहाँ पे वो एक लड़की को उसे इंट्रोड्यूस कराता है, जो कि मिस्टर पेई की फियांसे होती है, जो कि उसे देखते ही तुरंत ही उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर रख देती है और इस पे साइन करने के लिए कहती है। सू भी तुरंत साइन कर देती है। इसके बाद फियांसे उसे बताती है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों चूज किया है, क्योंकि मैं मिस्टर पेई को जलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर, उसकी कंपनी के ऊपर और उसके पैसों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा कंट्रोल रहे। इसलिए तुम्हें याद रखना होगा कि तुम मेरी बातों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती हो। सू सब कुछ करने के बाद भी काम करने के लिए मान जाती है। तभी अचानक से उसके गोद में एक बिल्ली आकर गिरती है। जैसे बिल्ली को वो टच करती है, अचानक से ही सू के बिल्ली वाले कान बाहर आने लगते हैं। ये देखकर वो तुरंत ही उसे ढक देती है और इस बात का ध्यान रखती है कि कोई उसके बिल्ली के कान ना देखे। लेकिन उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी होती है, क्योंकि ऊपर से मिस्टर पेई उसके बिल्ली वाले कान पहले ही देख चुका होता है। वो उसे देखकर कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। ऊपर से आ रही आवाज सुनकर तो वो और भी डर जाती है कि उसके बारे में किसी को पता न चल जाए। लेकिन मिस्टर पेई तो उसे देखने के बाद लगातार उसे घूरता ही रह जाता है और फिर वो सीढ़ियों से नीचे आ जाता है, वापस से उसे घूरता है और उसके बाद वो उसे पूछता है कि क्या तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। सू हाँ में जवाब देती है। तभी फियांसे पेई के पास आती है और उसे क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पेई तो सू को देखने के बाद उसका पूरा ध्यान सू पे ही होता है, इसलिए वो अपने फियांसे को झटक कर उसे दूर कर देता है। तब फियांसे नाराज होने की एक्टिंग करती है, लेकिन पेई का उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। वो तो सू के चेहरे को पकड़ता है और उसे चारों तरफ से चेक करने लगता है। ऐसा लगता है कि वो उसे पहले से जानता है। और फियांसे यहाँ पे सू को इसलिए लाई थी ताकि वो पेई को जेलस कर सके, लेकिन जब पेई का पूरा फोकस सू पे जाने लगता है, तब वो इससे डरने लगती है और तुरंत ही यहाँ से पेई को लेकर चली जाती है बहाना बनाकर। लेकिन जाते टाइम भी पेई का पूरा ध्यान सू पे ही अटका हुआ होता है। सू भी उसे देख रही होती है, लेकिन वो उसे पहचानती नहीं है। बाद में बटलर सू को बताता है कि अब से उसे यहीं पे रहना होगा और फिर वो उसका रूम दिखाने के लिए उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। रात में जब सू अकेली सो रही होती है, तब अचानक से उसे एक अजीब सा सपना आने लगता है। सपने में वो पेई को अपने कमरे में आते हुए देखती है, जो कि धीरे धीरे उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने इतने सालों में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया। और फिर वो उसे किस करने लगता है, जिससे सू के कैट्स वाले कान बाहर आने लगते हैं और वो घबराते हुए पेई के ऊपर अपना पंजा मार देती है। लेकिन पेई रुकता नहीं है। वो अपना शॉट निकालता है और कहता है कि अगर तुम मुझे याद नहीं हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा कि मैं कौन हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे वापस से किस करने लगता है और उसके साथ पूरी रात बिताता है। लेकिन अगली सुबह जब सू जगती है, तब वो देखती है कि आसपास कोई नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि शायद कल जो कुछ भी हुआ था वो उसका सपना था और शायद ये उसके लिए नई जगह है, इसलिए उसने ऐसा सपना देखा होगा। ऐसा सोचते हुए वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर नीचे आती है, लेकिन जैसे वो पेई के बॉडी पे अपने पंजे का निशान देखती है, वो समझ जाती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ था वो उसका सपना नहीं था, वो सारी चीजें हकीकत में हुई थी। वो ये सब देखकर थोड़ी सी नर्वस हो रही होती है। तभी फियांसे पेई से पूछती है कि तुम्हें ये घाव कैसे लगा। पेई बताता है कि कल रात एक बिल्ली ने उसके ऊपर पंजा मार दिया था। इसके बाद वो सू को देखते हुए उसके पास आता है और कहता है कि वो भी आज कंपनी में जाएगा काम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है और सू को भी वो अपने साथ जाने के लिए कहता है। ये देखकर तो फियांसे घबरा जाती है, क्योंकि काफी समय से पेई घर से ही अपना काम कर रहा था। लेकिन अचानक से सू के आने की वजह से पेई अब कंपनी में वापस जाना चाहता है। ये बात उसे बेचैन कर देती है। वो सू से पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया जिस वजह से वो काम पे जाना चाहता है। तब तुरंत ही पेई कहता है कि वो मेरी कंपनी है और मुझे पता है कि मुझे कब कंपनी में जाना है और कब नहीं जाना है, इसलिए तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो रेडी होने के बाद सू के साथ कंपनी चला जाता है, लेकिन इससे फियांसे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिस वजह से वो कांच के ग्लास को तोड़ देती है। दूसरी तरफ पेई सू के साथ कंपनी पहुंच जाता है, जहां पे सभी कंपनी वालों को वो सू से इंट्रोड्यूस कराता है कि वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है। इस तरफ से जो भी काम होगा सब उसे ही रिपोर्ट करेंगे। ऐसा कहते हुए वो अपने कैबिन में चला जाता है। लेकिन कंपनी में जितने भी पर्सन होते हैं वो पहले ही दिन से सू से नफरत करने लगते हैं और वो उनके निशाने पे आ जाती है, क्योंकि जब से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तब से लेकर आज तक पेई ने कभी भी अपने लिए किसी पर्सनल सेक्रेटरी को हायर नहीं किया था। ये पहली बार था, इसलिए सबको ऐसा लगता है कि शायद सू के पास कोई नॉलेज
नहीं है, ना ही वो इस काम के लिए काबिल है। शायद उसने कोई और ट्रिक पेई के ऊपर चलाया होगा जिस वजह से उसे ये जॉब मिली है। पहले दिन अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर तो सू का मूड ऑफ हो जाता है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके कुछ कॉलीग भी उसे परेशान करने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। जब वो लिफ्ट में जाने वाली होती है तब वो उसे रुकते हैं और उसे कहते हैं कि उसे मिस्टर पे के पास नहीं जानी चाहिए क्योंकि उनकी ऑलरेडी फियांसे है। सू बताती है कि उसके और मिस्टर पे के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉलीग उसी बातों पर भरोसा नहीं करती है और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। पहली बार में सू बच जाती है, तब वो अपने फ्रेंड को उसे पकड़ने के लिए कहती है और फिर से उसके ऊपर हाथ उठाती है। लेकिन सही समय पे यहाँ पे मिस्टर पे आ जाता है और उन्हें उनकी पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर करने के लिए डांटता है और साथ ही दोनों को काम से बाहर भी निकाल देता है। फिर वो सू से पूछता है कि क्या ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो वो उसे बता सकती है और वो उसकी मदद भी करेगा। लेकिन सू सभी चीजें अनदेखा करती हुए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर पेई कहता है कि उसे सच में याद नहीं है कि मैं कौन हूँ। लगता है कि उसकी मेमोरी सच में लॉस हो गई है। तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे पेई बता रहा होता है कि सू उसकी प्यारी सी कैट हुआ करती थी जिसका उसने कई सालों तक ख्याल रखा था। बिल्ली के अंदर ऐसी पावर थी कि कुछ साल के बाद वो इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई, लेकिन बिल्ली से इंसान बनने की वजह से उसकी पुरानी जितनी भी यादाश्त होती है वो खत्म हो जाती है। उसे याद ही नहीं होता है कि 5 साल पहले वो कौन थी। इसलिए पेई को जब 5 साल बाद वापस से फिर से वो मिलती है तो वो डिसाइड करता है कि इस बार वो उसकी पूरी यादाश्त लाने में उसकी मदद करेगा और फिर से वो उसे खोने नहीं देगा। दूसरी तरफ सू ये देखकर थोड़ी सी डर सहम सी जाती है। फिर काम खत्म करने के बाद जब घर वापस लौटती है तब उसका सामना फिर से फियांसे से होता है जो कि सू पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि कंपनी में जो कुछ भी हुआ था उसे पता चल गया होता है। इसलिए वो उसे धमकाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें एक काम पर रखा है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। तुम्हें ध्यान देना होगा कि पेई के पास किसी भी लड़की को जाना नहीं है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा और अगर मुझे पता चला कि तुम या फिर कोई और लड़की उसके पास गई तो मैं सबको खत्म कर दूंगी। ऐसा कहते हुए वो उसे बुरी तरीके से डरा रही होती है। तभी यहाँ पे पेई आ जाता है। वो उसके पास आता है और उसे अपने साथ स्टडी रूम में जाने के लिए कहता है। ये बात सुनकर फियांसे गुस्सा हो जाती है क्योंकि स्टडी रूम एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पेई किसी को भी जाने नहीं देता था और आज वो अपने साथ सू को उस जगह पे ले जाना चाहता था। ये देखकर फियांसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन तभी सू नोटिस करती है कि पेई की बॉडी में बिल्ली का जहर फैल रहा है। वो तुरंत ही जहर को पहचान लेती है और समझ जाती है कि कल रात उसने उसके ऊपर हमला किया था तो शायद ये उसकी वजह से हो सकता है। अब सू को पूरी तरीके से याद नहीं होता है कि वो 5 साल पहले बिल्ली थी, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती थी जिससे उसे शक था कि वो शायद बिल्ली हो सकती है। इसीलिए वो पेई की मदद करने के लिए उसके साथ उसके स्टडी रूम में चली जाती है, जहाँ पे जाने के बाद वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तो तुम्हें ही मेरे बॉडी से इस जहर को बाहर निकालना होगा। ये सुनकर सू ना जानने का नाटक करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना होगा। पेई बताता है कि तुम्हें बस अपने दिए हुए जख्म को तुम्हें चाटना होगा। तुम्हारे लार्वे में इतनी पावर है कि वो उसे वापस से ठीक कर सकता है। ये सुनकर सू थोड़ी सी घबराती है और कहती है कि आपके फियांसे ने आपके पास आने से मुझे मना किया है। तब पेई उससे डराता है और कहता है कि मालिक मैं हूँ, अगर तुमने मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो मैं तुम्हें काम से बाहर निकाल दूंगा। फिर सू को मजबूरी में ही पेई के पास जाना पड़ता है और जहाँ पे उसने जख्म दिया होता है वहाँ पे उसे चाटना पड़ता है। अब जबकि सच में वो एक रियल कैट थी और उसके पास ऐसी एबिलिटी थी कि वो एक कैट से इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, तो उसके लार्वे में भी इतनी पावर थी कि उसे चाटने के बाद वो जहर धीरे धीरे खत्म होने लगता है और देखते ही देखते थोड़ी देर के अंदर जहर के साथ घाव के भी निशान पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसलिए पेई खुश होकर सू को रिवॉर्ड के तौर पे सूखी हुई मच्छी से भरी हुई एक छोटी सी बॉक्स देता है। ये देखकर सू सोच में पड़ जाती है कि उसे सूखी हुई मच्छी पसंद है। ये बात मिस्टर पेई को कैसे पता चली होगी? वेल सू को सूखी हुई मच्छी पसंद थी, लेकिन फिर भी वो लेने से मना कर देती है और सोने का बहाना बनाते हुए यहाँ से जाने की कोशिश करती है। तब पेई उससे कहता है कि जब तुम्हारे आसपास कोई ना हो तब मुझे मास्टर कह के ही पुकारना। ये सुनते ही सू को उसकी पुरानी कुछ यादाश्त याद आने लगती है, जहाँ पे जब वो पहली बार कैट से इंसान बनी थी तब पेई ने उसका ख्याल रखा, उसे कोट से पहले कवर किया और उसे अपने आप को मास्टर कह के पुकारने के लिए कहा। जैसे जैसे उसकी पुरानी यादाश्त आने लगती है उसे अचानक से उसके सर में पेन होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ फियांसे दरवाजे तक पहुँच जाती है और दरवाजा ओपन करने की कोशिश करती है। हालांकि बटलर उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो किसी की बातें नहीं सुनती है, लगातार दरवाजे पे नॉक करने लगती है, जिस वजह से सू दरवाजा ओपन कर देती है। फिर फियांसे जैसे ही बटलर के साथ अंदर आती है वो देखती है कि कमरे के अंदर पेई नहीं है, इसलिए वो उसे धमकाती है और पेई से दूर रहने के लिए कहते हुए पेई को कहीं और ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही सू की भी तबीयत अचानक से खराब होने लगती है, क्योंकि उसने पेई की जान बचाने के लिए जहर को उसके अंदर से बाहर तो निकाल दिया था, लेकिन अब इसे उस जहर से प्रॉब्लम हो रही थी। धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी में बेचैनी होने लगती है। तभी यहाँ पे पेई आ जाता है जो कि उसे संभालते हुए बेड पे सुलाता है, लेकिन जब वो देखता है कि जहर का असर इसके ऊपर उल्टा हो रहा है तब वो उसकी मदद करने के लिए उसे गोद में उठाता है और उसके बाद ठंडे पानी में ले जाकर उससे बैठा देता है ताकि जहर धीरे धीरे शांत हो जाए।
फिर इतना सब कुछ करने के बाद जैसे वो वहाँ से जाने वाला होता है, सू उसे रोक देती है। इसके बाद पे भी उसके पास आता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो रात वो दोनों एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। जब सुबह में सू की आंखें खुलती है तब उसे पता चलता है कि उसने रात में क्या क्या किया था। फिर वो इस बात को राज से रखते हुए ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आती है, जहाँ पे फियोंसे उसे पेई के बारे में पूछती है कि कल रात क्या पेई उसके कमरे में आया था। वो तो साफ साफ मना कर देती है और तभी यहाँ पे पेई भी आ जाता है, जो कि बताता है कि आज उसका काम नहीं है, इसलिए वो किसी एग्जीबिशन में जाने वाला है। फियोंसे ये सुनकर खुश हो जाती है और उसके साथ जाने की बात करती है, लेकिन पेई उससे मना कर देता है और उसकी जगह पे सू को अपने साथ ले जाने की बात करता है, जिससे फियोंसे को जेलसी होने लगती है और सू को घर पे रोकने के लिए वो बहाना देती है कि वो उसे पूरा घर घुमाना चाहती है, इसलिए पेई उसे नहीं ले जा सकता है। ऊपर से सू भी फियोंसे से डरती थी, इसलिए वो उसकी बातों में उसका साथ देती है और कहती है कि उसे भी विला घूमना है। तब पेई सू को ज्यादा फोर्स नहीं करता है, क्योंकि वो उसके लिए ही उस एग्जीबिशन में जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे कोई खास ऐसी चीज आई थी जो कि याददाश्त वापस ला सकती है, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट के यहाँ से चला जाता है। पेई के जाते ही फियोंसे सू को पूरी विला दिखाने की बात करती है और सबसे पहले वो उसे ग्रीन हाउस ले जाने की बात करती है। सू वहाँ पे जाने से मना करती है, क्योंकि उसे प्लांट से एलर्जी थी और ये बात फियोंसे को भी रिज्यूमे के थ्रू पता था, लेकिन वो जानबूझकर उसे वहाँ पे लेकर जाती है। फिर वो उसे फोर्सफुली ग्रीन हाउस में लेकर जाती है, जहाँ पे जाते ही उसकी एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ती नहीं है, बल्कि बहाने से उसे प्लांट्स के और भी ज्यादा नजदीक भेज देती है। और जैसे सू आगे बढ़ती है वो बाहर जाते हुए दरवाजे को बाहर से लॉक कर देती है और कहती है कि अगर तुम मेरे फियोंसे के पास आओगी या फिर उसे मुझसे चुराने की कोशिश करोगी तो तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होगा। मुझे पता है कि तुम वही लड़की हो जिसे पेई पिछले 5 सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए तुम्हें देखते ही वो पूरी तरीके से बदल जाता है, इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी, क्योंकि मुझे ही सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइफ बनना है। बेचारी सू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। वो फियोंसे से लगातार रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उसे बाहर निकाले, लेकिन फियोंसे तो उसे मारना चाहती थी, इसलिए वो उसके हाल पे वैसे ही छोड़ते हुए मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे समय बीता है, सू की हालत खराब होने लगती है। वो आसपास चाबी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं पे भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और वो फर्श पे ही बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ पेई अपने रास्ते में होता है, तभी बटलर उसके पास कॉल करता है और घर पे जो कुछ भी हो रहा है उसे वो बता देता है। ये सुनते ही पेई सू के लिए घबरा जाता है और तुरंत ही घर वापस जाने के लिए ड्राइवर को कहता है। वहीं दूसरी तरफ फियोंसे तो बड़ी खुश होती है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि अब उसके रास्ते का कांटा आसानी से खत्म हो गया। लेकिन तभी यहाँ पे पेई आ जाता है, जो कि काफी गुस्से में होता है। वो डायरेक्टली अपने फियोंसे से सू के बारे में पूछता है। ये सुनकर वो घबरा जाती है और उसे झूठ बोलने लगती है कि सू तो घर पे है ही नहीं, वो अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर गई है। पेई उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है और उसे पूछता है कि बताओ तुमने उसे ग्रीन हाउस में क्यों बंद किया है। लेकिन अब भी वो नाटक कर रही होती है और कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तब पेई गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये देखकर फियोंसे अपने नौकरों पे गुस्सा होने लगती है और उनसे पूछती है कि पेई को इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता चला। दूसरी तरफ पेई ग्रीन हाउस तक पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होता है, जिस वजह से वो दरवाजे को खोल नहीं पाता है। इसीलिए वो अंदर जाने के लिए फियोंसे से कीज मांगता है, लेकिन वो अब भी नाटक करने लगती है। वो कहती है कि अभी अभी उसने फ्लावर में कई तरह के केमिकल्स डाले हुए हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए, इसलिए इसे में अंदर जाना सेफ नहीं है। ये बात सुनकर तो पेई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि अगर सू को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पे बटलर आता है और बताता है कि ग्रीन रूम की चाबी गायब है। पेई इसे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत अपने फियोंसे का गला पकड़ लेता है और उसे फोर्सफुली पूछता है कि बताओ चाबी कहाँ पे है। लेकिन फियोंसे किसी भी हाल में चाबी नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो मना कर देती है और कहती है कि उसके पास चाबी नहीं है। नौकर भी उसका साथ देते हैं और बताते हैं कि वो उनके साथ ही थी और वो हॉल एरिया को फ्लावर से सजा रही थी। इनके बहाने सुनकर पेई का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपने फियोंसे की जान लेने वाला होता है उसके गले को घोटकर, लेकिन अंदर से जैसे ही सू की उसे आवाज आती है वो तुरंत ही उसे छोड़ देता है और दरवाजे को तोड़कर अंदर चला जाता है, जहाँ पे एलर्जी की वजह से सू का आधा चेहरा पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है। वो जलकर झुलस चुका होता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी फियोंसे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करती है, बल्कि उल्टा सू के ऊपर इल्जाम लगा देती है कि सू यहाँ पे किसी चीज को चुराने के लिए आई होगी और दरवाजा अंदर से ही लॉक कर दिया होगा। और यहाँ की नौकरानी इतनी ज्यादा लालची और झूठी होती है कि फियोंसे के इस झूठ में भी वो उसका साथ देती हैं। पेई को समझ में आ रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन इस समय वो ज्यादा समय यहाँ पे बर्बाद नहीं करता है, बल्कि सू को यहाँ से अपने साथ अपने कमरे में लेकर चला जाता है, जहाँ पे वो बटलर की मदद से तुरंत ही उसे मेडिसिन खिला देता है और उसका ख्याल रखने लगता है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन फियोंसे उसके पीछे पीछे कमरे में आ जाती है और कहती है कि ये तो गरीब लड़की है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो पेई के कमरे में आए और इनफैक्ट पेई को भी उससे दूर रहना चाहिए।
ऐसी ऐसी बातें वो पेई के सामने करने लगती है। पेई तो पहले से ही उसके ऊपर बड़ा ही गुस्सा होता है, इसलिए वो तुरंत ही बटलर से कहता है कि वो ग्रीन हाउस के सभी प्लांट को बाहर फेंक दे। आज से इस घर में कोई भी ग्रीन हाउस नहीं होगा। ये सुनकर फियोंसे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसे प्लांट्स बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं और उसने बड़े ही प्यार से ये ग्रीन हाउस बनाया था। इनफैक्ट बटलर को भी इसे खत्म करने में थोड़ी सी हिचक हो रही होती है, लेकिन पेई सू की वजह से इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो तुरंत ही ग्रीन हाउस को जला देने की बात कह देता है। सू के लिए ऐसी परवाह करते हुए देखकर फियोंसे को सू से अब और भी ज्यादा जेलसी होने लगती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी फियोंसी हूँ, आगे चलकर मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी, ना कि ये लड़की, इसलिए इसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। पेई ये सुनकर पूरी तरीके से समझ जाता है कि इसके पीछे फियोंसे थी, लेकिन वो सारी सच्चाई उसके मुंह से सुनना चाहता था, इसलिए वो उसे पूछता है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर वो फिर से बहाना करने का नाटक करने लगती है, तो वो उसे धमकी देता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम इसके पीछे थी तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। तभी धीरे धीरे सू को भी होश आने लगता है। दवा खाने की वजह से अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी होती है, लेकिन जैसे वो होश में आती है अचानक से वो डरने लगती है। तब पेई उसका हाथ पकड़ते हुए उसे शांत करने लगता है, जिससे फियोंसे को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे रहते किसी और का हाथ कैसे पकड़ सकते हो। पेई उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है, बल्कि सू से पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ। सू बेचारी पहले से ही फियोंसे से डरती थी, इसलिए जैसे ही पेई उससे सच्चाई पूछता है वो फियोंसे की तरफ देखती है, जो कि इशारे से उसे सच्चाई बताने से मना कर रही होती है, जिस वजह से सू पेई को सच्चाई नहीं बताती है बल्कि झूठ बोलने लगती है और कहती है कि वो खुद से ही अंदर गई थी और अंदर जाने पे वो बेहोश हो गई। किसी ने उसे जानबूझकर अंदर कैद नहीं किया था। ये सुनकर फियोंसे कहती है कि तुमने सुना ना उसने क्या कहा, मैंने उसे वहाँ पे नहीं बंद किया था। अब चलो भी छोड़ दो इन सारी बातों को। ऐसा कहते हुए वो पेई के क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन पेई उसे अपने आप से दूर करता है और कहता है कि मुझे अभी भी सच्चाई जाननी है और मैं अपने तरीके से सच्चाई पता कर लूंगा। ऐसा कहते हुए वो ग्रीन हाउस में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा के फुटेज सबके सामने चला देता है, जहाँ पे सभी देख पा रहे होते हैं कि किस तरीके से फियोंसे ने सू को वहाँ पे बंद किया था। सारी सच्चाई सामने आने के बाद भी फियोंसे डरती नहीं है। वो कहती है कि ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तुम उस लड़की के लिए इतना ज्यादा फेवर कर रहे थे और मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसे दे रहे थे, इसलिए मुझे उससे जेलसी हो गई। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारी फियोंसे हूँ लेकिन तुम हमेशा इस लड़की से चिपके रहते हो, तो मुझे कैसा लगेगा। ये सुनकर वो उसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो हम इस एंगेजमेंट को ही तोड़ देते हैं। फियोंसे ये सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि अगर वो एंगेजमेंट टूट जाती तो इससे करोड़ों का नुकसान हो जाता है, इसलिए वो उसे माफी मांगती है और कहती है कि बताओ तुम मुझे क्या सजा देना चाहते हो मेरी गलती के लिए। फियोंसे उसे कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है, मैं तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी सजा ये है कि 1 हफ्ते तक तुम्हें अपने कमरे में लॉक होना होगा। अगर तुम मेरी सजा को एक्सेप्ट नहीं करती हो तो मैं एंगेजमेंट अभी तोड़ दूंगा। अब ये सुनकर वो उसकी बात मान लेती है। फिर बटलर उसे उसके कमरे में ले जाकर उसे लॉक कर देता है। इसके बाद पेई दोनों नौकरानियों से बात करता है और कहता है कि झूठ में शांत देना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम दोनों की आधे महीने की सैलरी कट कर दे रहा हूँ। अगर गलती दोबारा हुई तो मैं तुम दोनों को काम से भी बाहर निकाल दूंगा। ऐसा कहते हुए सू को अपने साथ अपने कमरे में लेकर चला जाता है। दवा खाने की वजह से उसकी एलर्जी तो ठीक हो चुकी होती है, लेकिन वो पिछले 3 दिन और 3 रातों से लगातार सोए जा रही होती है और पेई उसका ध्यान रखता है। 3 दिन के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब उसे आराम करने के लिए कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे बटलर आता है उसके खाने पीने की चीजें लेकर और उसे बताता है कि पेई सर उसके लिए कितना ज्यादा वॉरिड थे। उन्होंने लगातार 3 दिन और 3 रात जगकर उसका ख्याल रखा है। मिस्टर पेई ने इन दिनों इस बात का खास ख्याल रखा था कि कोई और उनकी देखभाल ना करे, वो खुद ही उसकी देखभाल करने के लिए 24/7 उसके पास ही थे। ये बात जानकर सू को अच्छा लगता है, इसलिए वो पेई का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे ढूंढने लगती है। जब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है तब रास्ते में जितनी भी नौकरानियां उससे मिलती हैं वो सभी बहुत ही रिस्पेक्टफुली सभी उसे गुड मॉर्निंग कहती हैं, क्योंकि पेई ने सभी नौकरानियों को पहले वार्न किया होता है कि अगर वो कोई भी उसके साथ बदतमीजी करता है तो वो उसे काम से बाहर निकाल देगा। फिर वो पेई को ढूंढते ढूंढते उसके स्टडी रूम में पहुंचती है। जैसे वो एंटर होने वाली होती है तभी यहाँ पे एक पर्सन आता है जो कि सू को बाहर ही रोक देता है और कहता है कि बॉस की बिना परमिशन के कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे ही पेई उसकी आवाज सुनता है वो उसे अपने स्टडी रूम में अंदर बुला लेता है। अंदर जाने पे उसे दरवाजे पे एक कलरफुल बॉल दिखाई देती है जो कि उसे जानी पहचानी लगती है। और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि जब सू पहली बार इंसान से बिल्ली बनी थी तब पेई उसके साथ इसी बॉल के साथ खेला करता था और ये बॉल सू को उस समय बहुत ही ज्यादा पसंद थी। इसलिए जैसे ही सू उसे अपने हाथ में लेती है उसे ये सारी चीजें याद आने लगती है। वो सोचती है कि शायद ये सच हो सकता है कि वो पहले से ही पेई को जानती हो। तभी उसकी नजर स्टडी रूम के एक दीवार पे जाती है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी तस्वीर लगी हुई थी जिसमें पेई एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली के साथ होता है। वो उसे ध्यान से देखती है। तभी यहाँ पे पेई आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अचानक से उसकी आवाज सुनकर वो डर जाती है और गिरने वाली होती है, लेकिन पेई उसे संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे की काफी ज्यादा नजदीक होते हैं, इसलिए पेई उससे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सू उसे रोक देती है।
लेकिन वो रुकता नहीं है। वो उसे फिर से किस करने वाला होता है, लेकिन उसके पास जाकर वो रुक जाता है और अपने दिल की बात उसे बताने लगता है। वो सू को बताना चाहता था कि उसके दिल में उसके अलावा कोई और नहीं है, इसीलिए वो अपने फियांसे की बात उसके साथ शेयर करने लगता है कि कैसे उन दोनों का एंगेजमेंट हुआ था, क्योंकि दोनों की ही फैमिली एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे और फियांसे उसे पहले से ही पसंद करती थी। इसलिए उसने दोनों की फैमिली दोस्ती का यूज करके उसके साथ एंगेजमेंट कर ली। लेकिन उसे उसकी फियांसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो इनडायरेक्टली अपने दिल की बात बता रहा होता है, लेकिन सू को ऐसा लगता है कि शायद ये सारी चीजें वो गुस्से में कह रहा है, इसलिए वो यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन पेई उसे अपने पास खींच लेता है। पेई के अचानक ऐसे बर्ताव से सू घबराने लगती है और यहाँ से निकलने का फैसला करती है और कहती है कि अगर आपको कोई काम हो तो आप मुझे बाद में आकर बुला सकती हो। और ऐसा कहते हुए वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तब पेई भी उसे कई सारे फाइल्स दे देता है। सू उसे लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ फियांसे को अपने नौकरों से इसके बारे में भी पता चल जाता है कि सू एक बार फिर से पेई से मिलने के लिए उसके स्टडी रूम में गई थी, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो आसपास की चीजें तोड़ने लगती है। ये देखकर उसकी नौकरानी उसके लिए सू से बदला लेने का फैसला करती है, क्योंकि वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकती है। बाद में नौकरानी सू को अपनी बातों में फंसाती है कि पेई उसे पूल के पास मिलना चाहते हैं और उसे धोखे से वो पूल के पास लेकर चली जाती है। क्योंकि सू को पानी से डर लगता था और उसे तैरना भी नहीं आता था, तो इसलिए वो उसे पानी के अंदर धक्का देकर जान से मारने की कोशिश करना चाहती थी। और यहाँ पे चुपके से ये सारी चीजें देखने के लिए फियांसे भी आ जाती है। इसके बाद नौकरानी सू को जानबूझकर उसे पूल के अंदर धक्का दे देती है। इसमें सू के पास बचने का कोई और रास्ता नहीं होता है सिवाय जोर जोर से चीखने का, क्योंकि लास्ट टाइम के इंसिडेंट की वजह से और एलर्जी की वजह से उसकी पावर इतनी ज्यादा कम हो चुकी होती है कि वो अपनी जान नहीं बचा सकती थी, जिस वजह से वो जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी आवाज पेई के कानों तक पहुंच जाती है, जो कि सेकंड बिल्डिंग पे होता है। लेकिन जैसे वो उसे देखता है पानी में डूबते हुए, वो तुरंत ही सेकंड फ्लोर से जंप कर लेता है। फियांसे भी उसे आते हुए देख लेती है और किसी को शक ना हो इसलिए वो भी पानी के अंदर जंप कर लेती है। तभी यहाँ पे पेई भी आ जाता है, जो कि फियांसे और सू को पानी के अंदर डूबते हुए देखता है। फियांसे को ऐसा लगता है कि शायद वो उसे ही बचाएगा, क्योंकि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो उसकी फियांसे है और वो उसे पसंद करता है। लेकिन पेई के दिल में तो सिर्फ एक ही लड़की थी और वो सू होती है, इसलिए वो पानी में जंप करता है और सिर्फ सू को बचाते हुए पानी से बाहर लेकर आता है। तभी यहाँ पे कुछ और भी लोग आते हैं, जो कि फियांसे को बचाकर पानी से बाहर लेकर आते हैं। इधर तब तक पेई सू को होश में लाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो उसे सीपीआर देता है। थोड़ी ही देर के अंदर वो होश में आ जाती है और तब तक फियांसे को भी पानी से बाहर निकाल दिया जाता है। सब कुछ ठीक होता हुआ देखकर पेई सभी से पूछता है कि बताओ यहाँ पे क्या चल रहा था। वो नौकरानी से पूछता है कि बताओ यहाँ पे क्या चल रहा था। तब नौकरानी झूठ बोलती है और सू के ऊपर इल्जाम लगाती है कि उसने फियांसे को पानी के अंदर धक्का दे रही थी, इस वजह से वो भी पानी के अंदर गिर गई। ये सुनकर तो पेई गुस्सा हो जाता है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि सच्चाई बताने के लिए कहा था, ना कि झूठ बोलने के लिए। तब फियांसे नौकरानी को बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि सच्चाई यही है, मैंने उसे काम पे रखा था, तुम उसके साथ इस तरीके से बर्ताव नहीं कर सकते हो। पेई कहता है कि ये मेरी फैमिली है, ना कि तुम्हारी लू फैमिली जहाँ पे तुम्हारी हुकूमत चलेगी। फिर वो नौकरानी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। उसे काम से बाहर निकालने के साथ साथ उसे शहर से भी बाहर निकाल देता है। फियांसे को भी समझ में आ रहा होता है कि इसमें पेई गुस्से में है, इसलिए वो निकलने का फैसला करती है। लेकिन पेई उसे डांटता है और कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका था, मुझे तो पता है कि तुमने इस सू को धक्का दिया होगा, इसीलिए तुम सच्चाई खुद ही बता दो, मुझे सबूत ढूंढने पे मजबूर मत करो। तब फियांसे भी डरती नहीं है, क्योंकि आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। वो अपने आप को निर्दोष बताती है और पेई से कहती है कि वो आराम से सभी चीजें चेक कर सकता है। साथ ही जब पेई से उसे पूछ रहा होता है कि इसके पीछे कौन है, तब वो झूठ बोलती है और कहती है कि इसके पीछे कोई भी नहीं है, वो खुद से ही पानी के अंदर गिर गई थी। फिर पेई बटलर से कहता है कि इसे लेकर जाओ और इसे कमरे में लॉक कर दो, अगर ये बाहर निकली तो मैं तुम्हें काम से बाहर निकाल दूंगा। जब तक कि इसका सजा पूरा नहीं हो जाता है, इसे कमरे में लॉक करो। सबके चले जाने के बाद वो सू से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई उसे परेशान करता है तो वो उसे बता सकती है। लेकिन सू को ऐसा लगता है कि शायद वो इसकी जगह नहीं है, इसलिए वो उसे अवॉइड करती है और काम का बहाना बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर जब रात में वो काम कर रही होती है, तब वो बार बार पेई के बारे में ही सोच रही होती है। वो कहती है कि वो उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है, तो उसे भी अच्छी तरीके से काम करके उसे इसका काम देना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो पूरे एक हफ्ते का काम पूरे रात में खत्म कर देती है, जिस वजह से वो पूरी रात सोती नहीं है, बल्कि काम खत्म करने में लगा देती है। और फिर वो सुबह सुबह अपने बॉस के केबिन पहुंचती है, जहाँ पे वो सारे फाइल पेई के हाथों में सौंप देती है और बताती है कि उसने काम को कंप्लीट कर दिया है। पेई भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये एक हफ्ते का काम था, जिसने उसने पूरी रात में खत्म कर दिया। और तभी वो नोटिस करता है कि सच में ये रात भर सोई नहीं है, जिस वजह से वो थकी थकी लग रही है, इसलिए वो उसे अपने पास बुलाता है। सू उसके पास जाती है, तब पेई अपने पास से एक खिलौना निकालता है और सू की नजरें उस खिलौने पे रुक सी जाती है और वो अपना आपा खो देती है और उस खिलौने के साथ खेलने लगती है। धीरे धीरे पेई उस खिलौने के थ्रू उसे अपने पास खींच लेता है। इतने ज्यादा नजदीक होने के बाद सू को फिर से कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है, जहाँ पे वो फिर से अपने यादों में पेई को देखती है। वो समझ नहीं पाती है कि आखिर हर बार उसे अपने यादों में पेई ही क्यों दिखाई देता है, इसलिए वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है।
लेकिन पेई बार बार उस खिलौने का यूज करते हुए उसे रुकता ही नहीं बल्कि अपने बहुत ही ज्यादा नजदीक भी उसे ला लेता है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके होते हैं और जैसे ही एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं वैसे ही कैबिन में कोई आ जाता है, जिस वजह से सू तुरंत ही पेई के टेबल के नीचे जाकर छुप जाती है। वो पर्सन आता है और अपने बॉस को बताता है कि उन्होंने इस महीने काफी अच्छी सेल हुई है, जिस वजह से उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। ऐसा कहते हुए वो नए प्रोजेक्ट के बारे में अपने बॉस के साथ डिस्कस करने लगता है। तभी उसे टेबल के नीचे से बिल्ली की आवाज सुनाई देती है और वो देखने के लिए नीचे झुकने वाला होता है। पेई उसे रोकता है और बताता है कि ये उसकी अपनी बिल्ली है। ये सुनकर पर्सन अपने बॉस की बिल्ली को देखने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सू इस समय ऐसे सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो मना करती है। पेई उसकी बात समझ जाता है और सामने खड़े लड़के को बताता है कि उसकी बिल्ली को किसी और का छूना या फिर उसके पास आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद वो लोग अपनी आगे मीटिंग पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। सू भी वहीं पे बैठी होती है, इसलिए पेई उसके कान को सहलाने लगता है। धीरे धीरे उसे ये बहुत ही अच्छा लगने लगता है और देखते ही देखते वो सो जाती है। फिर पेई की भी मीटिंग कुछ समय तक चलती है और जब उसका काम खत्म हो जाता है तब वो सू को वहाँ के सोफे पे लिटा देता है और अपने कोट से ढकते हुए उसे एक प्यारी सी किस देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद दोपहर में सू की आंखें खुलती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद कैबिन में कोई आने वाला है, इसलिए वो छुप जाती है, लेकिन कैबिन में कोई भी नहीं आता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे तो काफी तेज भूख लगी है। इसलिए वो खाने के लिए ऑफिस के छोटे से कैफेटेरिया में जाती है, जहाँ पे वो अपनी रखी हुई सूखी मच्छी खा रही होती है और तभी वो अपनी कॉलीग को बात करते हुए सुनती है, जो कि उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। उन्हें कहीं से पता चल गया होता है कि सू की वजह से पेई ने अपने गर्लफ्रेंड को रूम में लॉक कर दिया है, जिस वजह से वो उसे कैरेक्टरलेस कह रहे होते हैं और साथ ही रिश्ता तोड़ने वाली कह रहे होते हैं। सू को ये सारी बातें सुनकर बुरा लगता है, इसलिए वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कॉलीग उसे रोक लेते हैं और उसे सबक सिखाने के लिए एक कॉलीग अपनी गरम गरम कॉफी उसके ऊपर फेंकने वाला होता है, लेकिन सही समय पे यहाँ पे पेई आ जाता है, जो कि उसे बचा लेता है। अपने बॉस को सामने देखते ही कॉलीग डर जाता है और बॉस से माफी मांगने लगता है। पेई कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कॉफी कप यूज करना सिखाया नहीं है। ये सुनकर तुरंत कॉलीग अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए अपनी फैलाई गई गंदगी को साफ करने लगता है, लेकिन पेई का गुस्सा इतने में शांत नहीं होता है। वो अपने पैरों से उसकी उंगलियां कुचलने लगता है और उसके हाथ पे गर्म पानी जानबूझकर डालने लगता है। गर्म पानी की वजह से कॉलीग का हाथ जलने लगता है और जो वो जोर जोर से चीखने लगता है। वो अपने बॉस से सॉरी बोलता है, लेकिन पेई उसे तब तक जाने नहीं देता है जब तक वो कॉलीग सू से माफी नहीं मांग लेता है। इसके बाद वो उसे काम से बाहर निकाल देता है। साथ ही वो सभी कॉलीग को वार्न भी करता है कि अगर कोई भी सू से रिलेटेड कोई भी गलत अफवाह यहाँ पे फैलाता है तो बिना किसी वार्निंग के उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा और दोबारा उन्हें कहीं पे काम भी नहीं मिलेगा। फिर वो सू को अपने कोट से कवर करता है, क्योंकि कॉफी की वजह से उसकी शर्ट गीली हो गई थी, और सभी को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। सबके चले जाने के बाद वो उसका ख्याल रखने लगता है और तभी सू के पास किसी का कॉल आता है। कॉल को देखकर वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि पेई, जो कि उसे सूखी मच्छी दे रहा था, जो कि उसकी फेवरेट होती है, वो उस पर भी ध्यान नहीं देती है और बताती है कि कोई उससे मिलने के लिए आया है, इसलिए वो बाहर जा रही है। सू को इस तरीके से अपने आप को छोड़ते हुए देखकर, किसी और के पास जाते हुए देखकर पेई को गुस्से के साथ जेलसी होने लगती है और वो सोचता है कि वो पर्सन कौन है। दूसरी तरफ हम एक क्यूट से लड़के को देखते हैं, जो कि बहुत ही प्यार से सू से मिल रहा होता है और उसे काम ना करने की बातें कह रहा होता है। पता चलता है कि ये क्यूट सा लड़का उसका भाई है, जो कि अपनी बहन को अब और भी ज्यादा काम करते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो सोचता है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देगा और कोई छोटा मोटा जॉब कर लेगा। लेकिन सू इस चीज के सख्त खिलाफ हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम छोटे भाई हो, इसलिए इस समय पढ़ाई करने का समय है, तो पढ़ाई करो, और जब तुम अच्छा जॉब करोगे तब मैं उस समय आराम करूंगी और तुम उस समय मेरा ख्याल रखना। ये सुनकर वो तुरंत ही अपने पास से कुछ पैसे और सूखी मच्छी निकालता है और उसे देता है। तब सू उससे सूखी मच्छी तो ले लेती है, लेकिन पैसे लेने से वो मना कर देती है और कहती है कि उसके लिए इतना ही काफी है। ये देखकर भाई इमोशनल हो जाता है और तुरंत उसे गले से लगा लेता है। इन दोनों को साथ में देखकर पेई को बहुत ही ज्यादा जेलसी होने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद ये लड़का सू का बॉयफ्रेंड हो सकता है। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये उसका भाई है। साथ ही वो उसके भाई की दी हुई सूखी मच्छी को देखता है, तब उसे और भी ज्यादा जेलसी होने लगती है कि उसने उसके गिफ्ट को नहीं लिया बल्कि किसी और लड़के के गिफ्ट को इतने प्यार से ले रही है। इसलिए वो तुरंत जेलसी में भाई को थोड़ी ही देर के अंदर अपने बॉडीगार्ड से कहकर उसे किडनैप कर लेता है और फिर वो उससे पूछता है कि उसका सू के साथ रिश्ता क्या है। पहले तो भाई कुछ नहीं कहता है बल्कि शांत रहता है, जिसपे पेई को गुस्सा आ जाता है। वो दोनों का कंपैरिजन करने लगता है। वो बताता है कि वो पेई ग्रुप का इकलौता वारिस है और वो सू का बॉस भी है, इसलिए अच्छा होगा कि वो कुछ पैसे लेकर उन दोनों के बीच से चला जाए। वो उसे अपना ब्लैक कार्ड तक दे देता है और कहता है कि इसमें जितने भी पैसे हैं वो तुम्हारे पैसे हैं, बस सू का पीछा छोड़ दो।
ये सुनकर भाई गुस्सा हो जाता है, कार्ड को वापस उसके मुंह पे फेंकता है और बताता है कि वो उसकी बहन है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उसकी बहन किसी ऐसे लड़के से प्यार करे जिसे ऐसा लगता है कि वो पैसों से कुछ भी खरीद सकता है। ये सुनकर पेई सोच में पड़ जाता है कि 5 साल पहले उसकी याददाश्त खो गई थी और उसके बाद उसके पास एक भाई भी है। आखिर ये सारी चीजें चल क्या रही है। इधर भाई साफ साफ कह देता है कि उन दोनों का कुछ नहीं हो सकता है। तभी पेई उससे कहता है कि अच्छा तो तुम सू के भाई हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम उसके सगे भाई नहीं हो सकते हो, ऐसा ही है ना। ये सुनकर भाई सोच में पड़ जाता है कि ये बात सच है और ये बात पेई को कैसे पता चल सकती है। वे अपने लोगों से इशारा करता है। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे एक पर्सन पैसों से भरा हुआ बॉक्स लाता है और उसके सामने ओपन कर देता है। पेई उससे कहता है कि मैं बस तुमसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दे सकता हूँ। ये सुनकर भाई भी उसकी बात सुनने के लिए मान जाता है। सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम्हें सू 5 साल पहले तुम्हें मिली थी जब वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। ये सुनकर भाई जवाब देने से पहले सोच में पड़ जाता है कि ठीक ऐसा ही हुआ था, जब उसकी बहन उसे मिली थी तब उसकी याददाश्त जा चुकी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी बहन की याददाश्त जाने से पहले ये दोनों एक दूसरे को जानते हो। फिर वो उसे अपनी बहन की सच्चाई बता देता है कि 5 साल पहले उसकी बहन उसकी मॉम को मिली थी। मॉम उसे 5 साल पहले घर लेकर आई थी, लेकिन कुछ समय के बाद ही उसकी मॉम की डेथ हो गई। उसके बाद ही ये दोनों एक दूसरे के सहारे बन गए। उसकी बहन स्कूल टाइम में अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी ताकि वो अपने भाई का खर्च उठा सके। ये बात सुनकर पेई समझ जाता है कि क्यों 5 साल पहले सू उसे ढूंढते हुए उसके पास नहीं आई थी, क्योंकि उस समय उसकी याददाश्त चली गई थी और उसे खुद के बारे में ही नहीं पता था। इसके बाद पेई उसे दूसरा क्वेश्चन पूछता है। वो उसे पूछता है कि तुम दोनों का रिश्ता कैसा है, क्या सू ने अपने बारे में कुछ बातें उसे बताई है या फिर वो घर पे कभी कभी अजीब हरकतें करती है। ये सुनकर वो बताता है कि उन दोनों का रिश्ता तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उसने कभी भी अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया और घर पे भी वो नॉर्मल ही रहती है। ये सुनकर पेई समझ जाता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी को बहुत ही अच्छे से छुपा कर रखा है। साथ ही वो इन बीते दिनों में उसके बारे में भी पूरी तरीके से भूल चुकी है, इसलिए उसे देखने के बाद वो उसे पहचान नहीं पा रही है। वो इन सारी बातों को सोच रहा होता है और भी ज्यादा क्वेश्चन करने से मना कर देता है। तब भाई उसे अपना अकाउंट नंबर दे देता है और कहता है कि इतने सारे पैसे ले जाना सेफ नहीं है, इसलिए आप इस पे पैसे ट्रांसफर कर देना। ये मान जाता है। भाई सोचता है कि इससे उनके फैमिली लोन आराम से खत्म हो जाएगा और उसकी बहन को अब ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचते हुए वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो काफी खुश होता है क्योंकि वो ये सारी बातें अपनी बहन को बताना चाहता था, लेकिन अचानक से कोई उसके सर पे वार करता है और उसे किडनैप कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम फियांसे को देखते हैं जो कि पेई के क्लोज जाने के लिए इस बार अपने भाई से मदद लेती है, जिसका नाम टैंग होता है। फिर भाई अपनी बहन और पेई को एक साथ लाने के लिए एक प्लान बनाता है और एक प्रोजेक्ट के थ्रू पेई को मिलने के लिए होटल में बुलाता है। क्योंकि इन्होंने पहले भी साथ में मिलकर काम किया था तो इन्हें काफी प्रॉफिट हुआ था, जिस वजह से इस बार भी भाई फिर से पेई के साथ मिलकर काम करना चाहता था। इसलिए वो उसे बातचीत करता है और बहाने से एक ऐसी वाइन पेई को पिला देता है जिसमें लव डोज मिले हुए होते हैं। और जैसे उसकी कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लगती है, वो बहाना बनाता है कि उसे फ्रेश हवा लेना है और वो रूम से बाहर आ जाता है जहाँ पे उसकी बहन उसका इंतजार कर रही होती है। फिर अपनी बहन के हाथों में ये सुनहरा मौका डालकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम पेई को देखते हैं जो कि समझ चुका होता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत ही वॉइस मैसेज सू के पास भेज देता है। वो बताता है कि वो इस समय कहाँ पे है, किस होटल में है, किस रूम में है और वो इस समय खतरे में भी है। तभी कमरे में उसकी फियांसे एंटर हो जाती है जो कि मौके का फायदा उठाने के लिए आई होती है। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो कि ऑफिस का काम कर रही होती है। तभी उसके बॉस का वॉइस मैसेज उसे मिलता है और उसे पता चलता है कि इस समय उसके बॉस खतरे में है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी कैट वाली पावर का यूज करती है और आधी हाफ कैट में बदल जाती है, जिसके बाद अब इसके पास इतनी पावर होती है कि वो काफी तेज भाग सकती थी। वो अपने पावर का यूज करते हुए इतना तेज भागती है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनके पास से कोई गुजरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ फियांसे धीरे धीरे पेई के पास आने लगती है और वो उसकी हालत को देखकर उससे कहती है कि तुम मेरी मदद ले लो, नहीं तो तुम मर जाओगे। पेई उसे अपने पास से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे जहर का असर होने लगता है वो फियांसे उसे सू के रूप में दिखाई देने लगती है, जिस वजह से वो खुद को रोक नहीं पाता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तब फियांसे भी इस अच्छे मौके को हाथ से नहीं जाने देती है, वो भी आगे बढ़ती है, लेकिन सही समय पे पेई को रियलाइज हो जाता है कि वो सू नहीं बल्कि फियांसे है, इसलिए वो उसे धक्का देते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। जहर की वजह से वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाता है। फियांसे उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारे पास बचने का कोई भी मौका नहीं है सिवाय मेरा, इसलिए मुझे तुम्हें अपने आप को यूज करने दो। तभी हम दूसरी तरफ सू को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए समय से पहले होटल पहुंच जाती है। होटल में आने के बाद वो पेई की गंध को महसूस करती है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि रूम के बाहर काफी सारे बॉडीगार्ड्स हैं, इसलिए वो फाइट करने से पहले अपने पावर का यूज करती है और अपने फेस को कवर कर लेती है ताकि किसी को पता न चले कि पेई को बचाने के लिए कौन आया था। इसके बाद वो अपने पावर का यूज करती है और सारे बॉडीगार्ड को आसानी से खत्म कर देती है और फिर वो समय से पहले कमरे के अंदर एंटर होती है। पहली नजर में जब फियांसे सू को देखती है तब वो उसे पहचान लेती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि वो दुबली पतली लड़की आखिर ऐसे खतरनाक बॉडीगार्ड को कैसे खत्म कर सकती है, इसलिए उसके मन से ये शक चला जाता है। लेकिन वो अभी सोच रही होती है कि ये मास्क वाली लड़की कौन है।
तब तक वो अंदर आ जाती है और उसे डराती हुए साइड कर लेती है। फियोंसे उसे बुलाने के लिए फोन का यूज करती है, लेकिन वो उसके हाथ से फोन छीन लेती है और वो अपने खतरनाक नुकीले दांत और नाखून से उसे डराती है, जिस वजह से वो डर जाती है और फिर वो पेई को अपने साथ यहाँ से लेकर चली जाती है। लेकिन उसके जाते ही फियोंसे तुरंत ही इन सारी चीजों के बारे में अपने भाई को बता देती है। दूसरी तरफ ये दोनों वहाँ से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन ये लोग होटल से बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि पेई का चेहरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया होता है, जिस वजह से वो अपने आप पे कंट्रोल खो देता है और सू को किस करने लगता है। सू उसे समझाती है कि वो लोग यहाँ पे ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते हैं। तब वो उसे अपने गोद में उठाता है और वहाँ के दूसरे वीआईपी रूम में उसे लेकर चला जाता है, जहाँ जाने के बाद वो अपने कपड़े उतारता है और फिर धीरे से उसके क्लोज आता है और फिर धीरे धीरे उसे किस करने लगता है। सू ये देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो बताता है कि वो होश में है और वो इस बार बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है। ऐसा कहते हुए वो उसे फिर से किस करने लगता है। तभी सू को बाहर से फियोंसे की आवाज आने लगती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन चेतावनी सुनने के बाद भी पेई रुकता नहीं है। वो उसे वापस से किस करने लगता है। दूसरी तरफ फियोंसे अपने पूरे बॉडीगार्ड को पूरे कमरे की तलाशी लेने के लिए कह देती है। वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन वीआईपी रूम है और कौन वीआईपी रूम नहीं है, तुम्हें हर एक कमरे की तलाशी लेनी होगी। बाहर के सभी दरवाजे बंद कर दो, मुझे उस लड़की को ढूंढना है, मैं उस लड़की को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए सभी बॉडीगार्ड को काम पे लगा देती है। सारे बॉडीगार्ड एक एक करके सभी कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। वो वीआईपी रूम को भी नहीं छोड़ते हैं। वो एक एक करके सभी कमरे की तलाशी ले रहे होते हैं। तभी बॉडीगार्ड को एक कमरे के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही फियोंसे के साथ उस कमरे में एंटर होता है, जिस कमरे में कुछ समय पहले पेई और सू थे। लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो कमरे के वॉशरूम में चले जा चुके होते हैं। जहाँ पे जाने के बाद पेई सू से कहता है कि भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम मेरी थी, मेरी हो और हमेशा के लिए तुम मेरी ही रहोगी। ऐसा कहती हुई वो उसे अपने पास खींचता है और फिर से उसे किस करने लगता है। इधर फियोंसे भी इतनी आसानी से इस कमरे से बाहर नहीं जाने वाली होती है। वो वॉशरूम की तलाशी लेने के लिए अपनी बॉडीगार्ड के साथ वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। वॉशरूम में पेई सू के साथ ही होता है। वो अपना शर्ट निकालता है और उसके बाद वो सू के गले पे किस करने लगता है और लव बाइट्स देने लगता है। और ये लोग धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं। फिर फियोंसे जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा ओपन करने वाली होती है, अंदर से सू डरते हुए चीखती है, जो कि इंसानों वाली आवाज नहीं होती है बल्कि बिल्ली की आवाज होती है, जिस वजह से वो डर जाती है और इस बिल्ली को यहाँ से निकालने के लिए कहती हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद बॉडीगार्ड अंदर नहीं जाता है, क्योंकि उसे भी बिल्लियों से डर लगता था, इसलिए वो बिना किसी को बताए चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। सबके चले जाने के बाद पेई कुछ समय के लिए रुकता है। सू से कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तब वो कहता है कि मैं पूरे होश में हूँ और मुझे पता है कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ। सीन कट होता है और अगले सीन में हम सू को पेई के काफी नजदीक सोते हुए देखते हैं। जब उसकी आंखें खुलती है और वो पेई को इतने ज्यादा नजदीक देखती है, वो यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन पेई उससे जाने नहीं देता है। ये देखकर सू उससे रिक्वेस्ट करती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ था, क्या वो लोग उसके बारे में बात करना छोड़ सकते हैं और इसके बारे में उसके फियोंसे को पता न लगे? क्या वो लोग इस बात को राज रख सकते हैं? ये सुनकर पेई सोचता है कि शायद वो शर्मा रही है, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। क्योंकि वो उसे काफी क्यूट तरीके से कन्विंस कर रही होती है, इसलिए वो उसकी बात आसानी से मान लेता है और सू वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो अपने कमरे में आती है, तब वो फियोंसे को अचानक से अपने कमरे में देखकर डर जाती है। ये देखकर फियोंसे उसके पास आती है और कहती है कि तुम मुझे अचानक से देखकर डर क्यों गई? क्या तुमने कुछ गलत किया है? वैसे मुझे बताओ कि कल रात तुम कहाँ पे थी? ये सुनकर तो सू डरने लगती है और झूठ बोलती है कि वो कल रात अपने कमरे में ही थी। फियोंसे उससे पूछती है कि बताओ पेई कहाँ पे था? तब वो कहती है कि वो बॉस के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। ये सुनकर वो सोचती है कि कल वाली लड़की काफी हद तक इसकी तरह ही दिखाई दे रही थी। वैसे भी वो उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई है, क्योंकि उसने पहले ही होटल के सारे सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए थे, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो पेई के साथ रात बिताने वाली है। तो इसलिए अब उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो उस लड़की को ढूंढ सके। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिस वजह से वो इसे थप्पड़ मारती है और अपना सारा का सारा गुस्सा इसके ऊपर निकालते हुए इसे काम से बाहर निकाल देती है और कहती है कि 10 मिनट के अंदर यहाँ से चली जाओ। इसके ऐसे बर्ताव देखकर सू भी सोचती है कि यहाँ पे रहना उसके लिए सही नहीं है, अच्छा होगा कि वो काम छोड़ ही दे। इसलिए वो फियोंसे की बात मान लेती है और अपनी चीजें पैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी फियोंसे उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई भाई है जो कि छोटा है और यूनिवर्सिटी में पढ़ता है? तुम्हें उसकी काफी ज्यादा चिंता होती होगी ना। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैंने तुम्हारे भाई को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर तो सू घबरा जाती है और उसे पूछती है कि वो क्या चाहती है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। फियोंसे तो चाहती थी कि पुराने जो कुछ भी चीजें उसके साथ सू की वजह से हुई है, उसकी वजह से वो उसी और उसके भाई को खत्म कर दे। इसीलिए वो मास्क वाली लड़की का भी सारा का सारा गुस्सा इसके ऊपर निकालती है और कहती है कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, अपने भाई को बचाना चाहती हो तो जल्दी यहाँ से भागो। विला के पीछे कुछ दूरी पे जो खाली जगह है, तुम्हारा भाई तुम्हें वहीं पे मिलेगा। ये सुनकर वो घबरा जाती है और तुरंत ही अपने भाई को ढूंढने के लिए उस तरफ भाग
भागती है। रास्ते में वो अपने भाई के बारे में सोच रही होती है, जिस वजह से उसका ध्यान भटकता है और वो नीचे गिर जाती है, जहाँ पे उसे जमीन पे अपने भाई का शूज दिखाई देता है, जिसे उसने अपनी फर्स्ट सैलरी पे अपने भाई के लिए खरीदा था। जिसे देखकर वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने भाई को ढूंढने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ हम पेई को देखते हैं, जो कि कुछ समय के बाद घर पहुंचता है, जहाँ पे बटलर से उसे पता चलता है कि कुछ समय पहले फियांसे सू के कमरे में गई थी और उसके बाद सू रोते हुए घर से बाहर चली गई है, वो भी घर के पीछे पहाड़ी के नीचे बसे हुए जंगल वाले एरिया में। ये सुनकर वो घबरा जाता है और तभी यहाँ पे फियांसे आ जाती है, जो कि उसे देखकर काफी खुश होती है और उसके लिए खाना बनाने की बात कर रही होती है। लेकिन पेई तो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे पूछता है कि उसने सू के साथ क्या किया। फियांसे उसे कुछ नहीं बताती है, बल्कि उसे ये कहती है कि उसने काम छोड़ दिया है और अब वो यहाँ पे काम नहीं करती है, तो इसलिए अब उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन पेई तुरंत ही उसका गला पकड़ लेता है और गुस्से में उसे पूछता है कि बताओ तुमने सू के साथ क्या किया है। फियांसे कहती है कि आखिर तुम्हें उस लड़की की इतनी ज्यादा परवाह क्यों है, वैसे भी अब तो वो लड़की तुम्हारे पास कभी भी नहीं आने वाली है, क्योंकि अब तक वो तो मर चुकी होगी। ऐसा कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगती है और उसे कहती है कि अच्छा ही ना हुआ कि वो लड़की हमारे बीच से चली गई, अब हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा। लेकिन पेई गुस्सा हो जाता है और उसे नीचे धक्का देता है। फिर वो बटलर से अपने सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहता है और पहाड़ी के नीचे जंगल वाले एरिया में उसे ढूंढने के लिए भेज देता है। फिर वो फियांसे से कहता है कि अच्छा होगा कि तुम गॉड से प्रे करो कि वो हमें सही सलामत मिल जाए, नहीं तो अगर उससे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें ऐसे खत्म करूंगा जिसके बारे में तुमने नहीं सोचा होगा। लेकिन इसकी खतरनाक वार्निंग सुनने के बाद भी फियांसे को डर नहीं होता है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो हंसती है और कहती है कि जब तक तुम लोग उसके पास पहुंचोगे तब तक वो लाश बन चुकी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसके भाई को किडनैप करके रखा गया होता है। जैसे वो अपने भाई को देखती है वो तुरंत ही अंदर जाती है, जहाँ पे वो सभी लोगों को देखती है जो कि साथ में बैठ के कार्ड्स खेल रहे होते हैं। वो बिना उन लोगों को पता लगे धीरे धीरे अपने भाई के पास जाती है और उसे शोर ना कहने के लिए कहती है और फिर वो धीरे धीरे उसे छुड़ाने लगती है। लेकिन तभी ये गुंडे अचानक से अंदर आ जाते हैं। जब वो सू को देखते हैं तब वो कहते हैं कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अगर इसे ऐसे ही जान से मार दिया गया तो हम दोनों का बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए अच्छा होगा कि पहले इस लड़की के साथ समय बिता लेना चाहिए, क्योंकि ये लड़की हम लोगों का क्या ही बिगाड़ लेगी। वो उसके साथ गलत करने की बात करने लगते हैं और बताते हैं कि उन्हें फियांसे ने ऐसा करने के लिए कहा है। जैसे ये सारी बातें भाई अपनी बहन के बारे में सुनता है, उससे गुस्सा भी आ रहा होता है और साथ ही डर भी लगने लगता है, क्योंकि अगर वो अपनी बहन को बचा नहीं पाया तो वो क्या करेगा। बहन उसके सामने खड़ी हो जाती है और चिंता ना करने के लिए कहती है, लेकिन भाई उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। लेकिन सू बताती है कि ये इतने सारे होने के बावजूद भी वो उसे हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इनसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो भाई उसकी चिंता ना करे। लेकिन ये लोग तो इसकी ऐसी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। लेकिन तभी सू अपना असली रूप इन्हें दिखाने लगती है, जो कि आधी कैट की होती है और आधी इंसान की होती है। उसके नोकीले तीखे दांत होते हैं और उसके नाखून भी बड़े ही खतरनाक होते हैं। जैसे ये लोग उसे इस रूप में देखते हैं वो डर जाते हैं। भाई भी अपनी बहन को पहली बार ऐसा देख रहा होता है, जिस वजह से वो पूरी तरीके से हैरान हो चुका होता है। पर दूसरी तरफ गुंडे भी काफी हैरान होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये लोग डर चुके होते हैं। फिर ये लोग जैसे कुछ मूवमेंट करें या फिर यहाँ से भागने की बचने की कोई भी प्लानिंग करे, उससे पहले सू अपने पावर का यूज करती है और अपने नुकीले पंजे का यूज करते हुए एक एक करके सभी लोगों को खत्म करती जाती है। किसी का गला घोटकर खत्म कर देती है तो किसी के ऊपर अपने नुकीले पंजे का यूज करती है। ऐसे ऐसे करके वो कुछ लोगों को एक एक करके खत्म करती है। जहाँ पे एक पर्सन तो ये सब कुछ देखकर भाग जाता है, दूसरा पर्सन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक लेती है और अपने पंजे से उसके ऊपर वार करने लगती है। भाई ये सारी चीजें देखकर अपनी बहन से पूरी तरीके से इम्प्रेस हो जाता है। वो उसे डरता नहीं है, बल्कि उसके इस पावर से वो खुश होता है कि वो अपना ख्याल रख सकती है। तभी यहाँ पे सू को ढूंढते हुए पेई भी आ जाता है, जो कि देखता है कि वो लास्ट पर्सन को लगभग खत्म करने ही वाली थी। वो आता है और सू के बारे में पूछता है कि वो ठीक है। वो बताती है कि हाँ वो पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन उन लोगों को आज वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है। फिर वो लास्ट वाले पर्सन के पास आता है और उससे पूछता है कि बताओ ये सारी चीजें तुमसे किसने करने के लिए कहा था। पहले तो वो थोड़ा सा तमाशा करता है, लेकिन जब पेई उसे डराता है तब वो साफ साफ फियांसे की फैमिली का नाम लेता है। तब पेई एक बार सू के भाई से पूछता है कि क्या ये सच है। तब वो भी बताता है कि हाँ इन्होंने कई बार उस लड़की का नाम लिया था। पेई उस लास्ट वाले पर्सन के सीने में खंजर घोंपकर उसे भी खत्म कर देता है और बटलर से सभी के लाश को दफनाने के लिए कह देता है। फिर वो सू से कहता है कि आगे की सारी चीजें अब वो खुद ही हैंडल कर लेगा। फिर वो घर पे पहुंचता है, जहाँ पे फियांसे घर को सजा रही होती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि सू तो अब तक खत्म हो चुकी होगी। भी पेई गुस्से में उसके पास आता है। वो उसे खुशी से देकर उसके पास आती है, लेकिन वो उसे थप्पड़ लगा देता है और उसे पूछता है कि वो ये अपना नाटक कब तक करने वाली है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि तुम मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा सकती हो। ये सुनकर वो उसे कहता है कि हाथ तुम्हें तो जान से मार डालना चाहिए, मैंने तो बस तुम्हारे ऊपर हाथ ही उठाया है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने सू के भाई को किडनैप क्यों किया था। ये सुनने के बाद वो उसे कहती है कि मैंने उसे किडनैप कर भी लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। पेई कहता है कि आखिर तुम ये सारी चीजें कब तक करने वाली हो। पहले तुमने ग्रीन हाउस में सू को जानबूझकर बंद कर दिया क्योंकि उसे एलर्जी थी, फिर उसे पूल में धक्का दिया और अब उसके भाई को किडनैप कर लिया। आखिर तुम उसके साथ करना क्या चाहती हो।
फियोंसे कहती है कि ये सारी चीजें तो तुम्हें उससे पूछनी चाहिए कि मैं उसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती हूँ। तभी यहाँ पे सू आ जाती है अपने भाई को हॉस्पिटल भेजने के बाद। इन दोनों को साथ में देखकर फियोंसे फिर से गुस्सा होने लगती है और कहती है कि मैं पिछले 5 सालों से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, लेकिन इस लड़की की वजह से तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो। ये सुनकर पेई उसे बताता है कि सू उसके लिए कोई नई नहीं है, वो उसे बहुत ही पहले से जानता है और अगर फियोंसे ने अपनी फैमिली फ्रेंडशिप का यूज करके उसके पास नहीं आई होती तो वो उसे कभी देखना भी नहीं चाहता। इसलिए अब वो चाहता है कि वो यहाँ से चली जाए। ये सुनकर तो फियोंसे को इस बात पे भरोसा ही नहीं होता है कि वो उसे इतनी आसानी से छोड़ सकता है। वो उसके साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है और लोगों को उसे ले जाने के लिए कह देता है। ये देखकर वो खुद की जान लेने की धमकी देने लगती है, लेकिन पेई तब भी उसे रोकता नहीं है क्योंकि उसे पता होता है कि फियोंसे को खुद की लाइफ से ज्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है और वो अपने आप को किसी भी हाल में नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसीलिए वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर नुकसान पहुंचाना चाहती हो तो पहुंचा सकती हो। ये सुनकर फियोंसे रुक जाती है और वो उसे कहती है कि क्या तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया। तब वो उसे अपने लोगों से निकालने के लिए कह देता है। वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी और तभी यहाँ पे उसका भाई आ जाता है जो कि पेई से कहता है कि मेरी बहन को यहाँ से नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो सबके सामने आता है और कुछ डॉक्यूमेंट दिखाते हुए उसे बताता है कि पेई की जितनी भी संपत्ति है अब वो उनकी है। फियोंसे भी मुस्कुराते हुए इससे बात करती है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं चला ना कि मैंने तुम्हें कब धोखा दे दिया। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि एक बार जब पेई की तबीयत खराब होती है तब फियोंसे उसका ख्याल रखने के बहाने उसके पास आती है और कंपनी के डॉक्यूमेंट कहते हुए प्रॉपर्टी के सारे एग्रीमेंट पे धोखे से पेई की सिग्नेचर ले लेती है और पेई को इसके बारे में पता भी नहीं चलता है। बाद में वो सारे बोर्ड मेंबर से मिलती है और सारी चीजें अपने नाम ट्रांसफर कर लेती है। पर सच्चाई बताने के बाद वो पेई से कहती है कि अगर तुम मेरे सामने झुककर मुझसे माफी मांगती हो तो मैं सारी चीजें तुम्हें फिर से वापस कर सकती हूँ, लेकिन वो मना कर देता है। इसलिए फियोंसे गुस्से में उन दोनों को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। सू सभी चीजें सेटल करना चाहती थी, इसलिए वो फियोंसे से बात करने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पे भाई आ जाता है जो कि पेई से कहता है कि तुम्हारे लिए मेरी बहन काफी है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। ऐसा कहते हुए वो उसे अपने साथ लेकर जाने वाला होता है, लेकिन पेई उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है कि तुम्हें इसके लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए मैं ही काफी हूँ। ये सुनकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और दोनों को घर से निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सू अभी भी यहाँ से नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो पेई को हारते हुए नहीं दिखना चाहती थी, जिसके लिए वो फियोंसे के सामने झुकने तक तैयार हो जाती है और उसके सामने झुकने वाली होती है, लेकिन पेई उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वो अपने लोगों को इशारा करता है और एक एक करके यहाँ पे सभी बोर्ड मेंबर आकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर फियोंसे पूरी तरीके से हैरान हो जाती है क्योंकि वो इन्हीं बोर्ड मेंबर के साथ मिलकर पेई की चीजों पे कब्जा करना चाहती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि जब वो ये सारी चीजें कर रही थी तब पेई के असिस्टेंट ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था और तब से ही उन्होंने फियोंसे के ऊपर पूरा नजर रखा हुआ था। इनफैक्ट पेई ने उस समय जब उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किया था तब वो उसका रियल साइन नहीं था, वो उसकी फेक साइन थी। ये सुनकर उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। तभी पेई इन्हें बताता है कि जो पेपर पे स्टैंप लगा है वो भी नकली है। ये सुनकर तुरंत ही फियोंसे उस चीज की जांच करती है और उसे पता चलता है कि वो खुशी में इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी थी कि उस पता ही नहीं चला कि वो पेई की नकली साइन थी और ये स्टैंप भी नकली था। ये सब देखकर तो ये लोग पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया होता है कि पेई उनसे कब का आगे निकल चुका होता है। इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि पेई तो अपने फियोंसे पे तब से नजर रख रहा था जब वो उसकी मर्जी के बगैर उससे एंगेजमेंट की और उसके घर पे आकर रहने लगी। इसीलिए वो इन दोनों को इतनी आसानी से हरा पाया क्योंकि वो पहले से ही अपने फियोंसे पे नजर रख रहा था और साथ ही अपने बटलर को भी उस पे नजर रखने के लिए कह दिया होता है जब वो घर पे ना हो, और बटलर टाइम टू टाइम अपने बॉस को अपडेट देती रहता था, जिस वजह से फियोंसे को कभी भी इस बात पे शक नहीं हुआ कि वो अपने ही खुद के जाल में फंस रही है। वेल, ये लोग हार जाने के बाद भी अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास अभी भी इतनी पावर है कि वो पेई का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे भाई और फियोंसे दोनों के पास एक एक करके कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि वो पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, उनकी कंपनी पूरी तरीके से डूब गई है और ये इनकी खुद की गलती की वजह से हुई है। अब ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं सिवाय गुस्सा करने के, इसलिए ये लोग यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से कमजोरी होने की वजह से सू को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। पेई तुरंत उसे अपने बाहों में उठाता है और उसे कमरे में लेकर चला जाता है जहाँ पे वो उसका ध्यान रखता है। कुछ समय के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब वो उसे एक सूप पिलाता है जिसके अंदर उसने पहले ही वो खास मेडिसिन मिला दी होती है ताकि पीने के बाद उसकी पुरानी यादाश्त वापस आ जाए। मतलब उस सूप को पीने के कुछ ही टाइम के बाद से धीरे धीरे सू को उसकी पुरानी यादाश्त धीरे धीरे वापस आने लगती है। वो हमेशा ही पुरानी यादाश्त के बारे में सोचने लगती है क्योंकि उसे सभी चीजें याद नहीं आई थी, इसलिए उसके मन में अभी भी काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो कई बार अपनी पुरानी यादों में डूबी होती है जहाँ पे वो कई बार अपने आप को एक पूरी तरह के बिल्ली के रूप में देखती है, वो भी पेई के साथ, और कई बार वो अपने आप को इंसानी रूप में देखती है, लेकिन हर बार वो अपने सामने पेई को ही पाती है। एक बार जब वो पेई को देख रही होती है तब
वो खुद को उसे किस करने से रोक नहीं पाती है। तब पे भी ये देखकर उसे किस करने लगता है। ये सारी बातें सू को एक से कई बार याद आ रही होती है, इसलिए वो हमेशा ही पे के बारे में सोच रही होती है। तभी यहाँ पे बटलर आता है और उसके लिए एक डिश लाता है। वो बताता है कि इसे पे ने खास उसके लिए तैयार किया है। ये देखकर वो खुश हो जाती है क्योंकि ये डिश उसके फेवरेट डिश में से एक थी, इसीलिए वो उसे देखकर बेहद ही खुश होती है और उसे खाना स्टार्ट कर देती है। तभी बटलर उसके हाथ में एक गिफ्ट देता है और बताता है कि पे चाहते हैं कि वो उसके साथ शाम वाली पार्टी में इसी ड्रेस को पहन कर जाए। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अगले सीन में हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पे कई सारे अमीर लोग आए होते हैं और यहाँ पे फियोंसे भी आती है। जहाँ पे जब सभी लोग फियोंसे को देखते हैं तब उसकी तारीफ करने लगते हैं क्योंकि इन लोगों को अभी तक पता नहीं होता है कि दोनों का रिश्ता टूट गया है, इसलिए वो उसकी खूबसूरती की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। फियोंसे को भी ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन तभी इसी पार्टी में पे सू के साथ एंटर होता है और जैसे ही इन दोनों को साथ में फियोंसे देखती है उसका गुस्सा फिर से फूट पड़ता है। और जब यहाँ पे आए हुए गेस्ट इन दोनों की जोड़ी की तारीफ करने लगते हैं तब फियोंसे को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी उसकी निगाह सू के गले पे जाती है जहाँ पे वो पे की फैमिली के खानदानी नेकलेस को देखती है। ऐसी ऐसी चीजें देखकर तो उसका खून खौलने लगता है। वो सोचती है कि ये सारी चीजें उसकी है जिसे सू ने उससे छीन ली है। तभी यहाँ पे आए हुए गेस्ट पे से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, क्या ये आपकी फियोंसे है? ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये सुनते ही फियोंसे तुरंत ही सबके सामने खुद को पे की फियोंसे बताती है और गुस्से में उसके पास आती है। साथ ही वो सू की इंसल्ट करती हुई उसके हाथ में जो वाइन की ग्लास होती है उसके ऊपर फेंक देती है ताकि वो उसकी इंसल्ट कर सके। लेकिन सही समय पे उसे अपने पास खींच लेता है और वाइन नीचे गिर जाती है। ये देखकर पे गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही अपनी बॉडीगार्ड से कह के फियोंसे को यहाँ से बाहर निकाल देता है। फिर वो सू का ख्याल रखने लगता है और तभी सू को फिर से पास्ट की बातें याद आने लगती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी यादें गहरी होने लगती हैं और उसकी यादें साफ होने लगती हैं, अचानक से उसका सर घूमने लगता है और देखते ही देखते वो धीरे से बेहोश हो जाती है। पे ये देखकर घबरा जाता है और तुरंत उसे घर पे लेकर जाता है जहाँ पे कुछ दिन के आराम के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब फिर से उसके सामने वही सारी चीजें फिर से आने लगती है, जिस वजह से वो नींद में घबराने लगती है। और इस बार उसकी यादें इतनी ज्यादा गहरी होती है कि 5 साल की पूरी बातें उसे एक एक करके याद आ जाती हैं। जब वो होश में आती है तब वो देखती है कि उसके पास पे नहीं होता है जो कि उसके लिए मेडिसिन लाने के लिए गया होता है। वो तुरंत ही कमरे से बाहर निकलती है और उसे ढूंढने लगती है। तभी रास्ते में एक नौकरानी आती है जो कि सू को बीच में ही रोक लेती है और कहती है कि मास्टर इस समय सो रहे हैं, आपको वहाँ पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे पे ऐसा आता है जिसे देखकर नौकरानी तुरंत ही यहाँ से चली जाती है। सू उसके पास आती है और बताती है कि उसे अब सब कुछ याद आ गया है, वो जान गई है कि वो कौन है। फिर वो उससे माफी मांगती है उसे छोड़ के जाने के लिए और पास्ट की सभी चीजें भूल जाने के लिए। तब वो भी बिना समय गवाए तुरंत ही उसे माफ कर देता है और उसे गले से लगा लेता है। कुछ समय के बाद हम इन दोनों को गार्डन में देखते हैं जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की पास्ट की बातों को याद कर रहे होते हैं। वह एक एक करके बीते हुए 5 साल के बारे में याद करते हैं कि जब सू को उसकी पुरानी याददाश्त याद नहीं थी, फिर भी वो जिससे प्यार करती थी उसके पास वो आसानी से आ गई। साथ ही पुरानी याददाश्त याद ना होने के बावजूद भी वो दोनों से कितना ज्यादा प्यार करते थे, वो ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। और फिर इसी स्वीट सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, आपको ये डिफरेंट स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूले ताकि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहें। वीडियो पे हाइप करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।